साउथ अफ्रीका का N9 हाईवे 300 किलोमीटर लंबा है। ये हाईवे अबेरदान शहर को साउथ कैप प्रोविंस से जोड़ता है। इस रोड का काफ़ी हिस्सा सुनसान जगहों और वीरान जंगलों से होकर गुजरता है। 1960 के दशक में कुछ अजीबोगरीब बातें इस रास्ते पे हो रही थी, जहां एक औरत इन रास्तों से गुजरने वाले सवारियों से लिफ्ट मांगा करती थी। वो लिफ्ट तो मांग लेती थी, लेकिन सफ़र कभी पूरा नहीं करती थी। चलिए मेरे साथ आज के इस रोचक सफ़र पे, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या होता था N9 हाईवे पे। उन्नीस की बात है। प्रिटोरियस नाम का एक व्यक्ति अपनी होने वाली बीवी के साथ कार में जा रहा था। उसकी होने वाली बीवी का नाम मारिया था, जिसको उसने कुछ दिन पहले ही प्रपोज किया था। मारिया ने हाँ तो बोल दिया था, बट उसने एक शर्त रखी थी। वो चाहती थी वो दोनों एक साथ जाकर उसके मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाएं। उसके मम्मी पापा 800 किलोमीटर दूर रहते थे। मारिया को कार का बहुत शौक था। उसने प्रिटोरियस को कहा कि चलो हम लोग कार से ही चलते हैं। प्रिटोरियस के पास ज़्यादा चॉइस नहीं था। मारिया ने अभी अभी शादी के लिए हाँ कहा था, इसलिए वो उसे किसी तरह से निराश नहीं करना चाहता था। रात काफ़ी अंधेरी थी और मौसम बहुत सुहाना। दोनों ने अपना अपना सामान पैक करके कार में रख दिया और सफ़र को निकल चले। कुछ ही देर में बारिश भी चालू हो गई और रेडियो पे गाना भी बज रहा था। धीरे धीरे मौसम का रुख बदलने लगा। हवाएं तेज चलने लगी और बारिश भी तेज हो गई। लेकिन प्रिटोरियस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। प्रिटोरियस आर्मी में था। ऐसे हालात उसके लिए आम बात थी। प्रिटोरियस काफ़ी खुश था कि मारिया ने हाँ बोल दिया है। गाड़ी चलाते चलाते उसने पीछे मुड़ के मारिया को देखा। मारिया सो रही थी। पीछे मुड़ने की वजह से प्रिटोरियस का कंट्रोल गाड़ी से थोड़ा सा भटका। उसने अचानक से रोड की ओर देखा और स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगा दिया। बारिश की वजह से रोड गीला था और ब्रेक लगाने से गाड़ी फिसल गई। प्रिटोरियस ने गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी सड़क से भटककर पेड़ों से जा टकराई। प्रिटोरियस की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद प्रिटोरियस को फिर से होश आया। उसके सर से खून बह रहा था। गाड़ी भी टूट गई थी। उसे अचानक से याद आया कि पीछे मारिया बैठी है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट पे कोई नहीं था। पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और मारिया को ढूंढने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मारिया नहीं मिली। प्रिटोरियस के भी काफ़ी खून बह जाने की वजह से प्रिटोरियस भी बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गया। रात गुजर गई और दूसरे दिन सुबह गांव वालों को प्रिटोरियस सड़क के किनारे पड़ा मिला। गांव वालों ने प्रिटोरियस को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में जब प्रिटोरियस को होश आया तो उसने मारिया के बारे में पूछा। मारिया भी अस्पताल में ही थी, पर वो मर चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि मारिया की मौत नींद में ही हो गई थी। ये दर्दनाक मौत मारिया की जिंदगी का अंत नहीं था। अभी कहानी बाकी थी। घटना के 8 साल बाद एक नौजवान लड़का जिसका नाम एंटोन था, इसी रास्ते से होकर जा रहा था। वो पास के ही शहर में एक पार्टी अटेंड करने जा रहा था। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए एंटोन गाने गुनगुनाते हुए मस्ती में गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। एक पल के लिए एंटोन हिचकिचाया और उसने सोचा, इतनी सुनसान रास्ते पे ये औरत क्या कर रही है। फिर उसने ये भी सोचा कि शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई होगी और इसे लिफ्ट चाहिए। ये सोच के एंटोन ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी का शीशा नीचे करके एंटोन ने उस औरत से पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उस औरत ने कुछ नहीं कहा। एंटोन रात की वजह से उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस औरत ने चुपचाप पीछे का दरवाज़ा खोला और वो बैठ गई। क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा था, तो एंटोन सफ़र काटने के लिए उस औरत से बात करने की कोशिश करने लगा। जब काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो एंटोन ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखते ही उसके होश उड़ गए। पिछली सीट पर कोई नहीं था। एंटोन के हाथ ठंडे पड़ गए और रोंगटे खड़े हो गए। वो काफ़ी डर गया। वो समझ गया कि उसने किसी भूत को लिफ्ट दे दिया है। उसने तुरंत एक्सीलेटर पे पाँव दबाया और तेजी से वहाँ से भाग चला। कुछ ही देर में एंटोन नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। उसने हाँफते हाँफते पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। पहले तो पुलिस ऑफिसर ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, बट जब उसने उसकी हालत देखी
तो उसने कहा, चलो मुझे ले चलो उस जगह पे, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उस जगह के लिए निकल चले। पुलिस ऑफिसर पैट एंटोन की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ ही दूर जाने के बाद पैट ने देखा कि एंटोन का पीछे का दरवाजा खुल गया है। तभी एंटोन ने जोर से ब्रेक मारी और अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस ऑफिसर पैट की ओर दौड़ चला। पुलिस ऑफिसर पैट के पास पहुंचने के बाद एंटोन ने कहा कि उसने अभी अभी उस औरत को अपनी पिछली सीट पर देखा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर पैट थोड़े से झल्ला उठे और उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप गाड़ी का दरवाजा बंद करो और आगे बढ़ो। और हाँ, इस पर पीछे की सीट की लाइट जला कर रखना, मैं खुद तो देखूँ तुम्हें क्या दिख रहा है। ऐसा कहकर पैट ने एंटोन को वापस गाड़ी चलाने भेज दिया। अब दोनों वापस उस जगह की ओर चल पड़े। अभी वो लोग कुछ ही दूर गए थे कि वापस पीछे का दरवाजा खुल गया और फिर से एंटोन ने जोर से ब्रेक मारी और गाड़ी से उतरकर दौड़ता दौड़ता पुलिस ऑफिसर पैट के पास जा पहुंचा। इस बार वो काफ़ी डरा हुआ था और उसने बोला, मैं गाड़ी के अंदर नहीं जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर पैट ने भी गाड़ी के दरवाजे को खुलते हुए देखा था, लेकिन उन्हें अंदर कुछ नहीं दिखा। वो दोनों इस बात पर अभी झगड़ ही रहे थे कि उन्हें पास ही के जंगल में एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अफसर पैट को समझ में आ गया कि ये उनके बस की बात नहीं। दोनों वहां से जल्दी से निकल लिए। इस घटना के 2 सप्ताह बाद पुलिस ऑफिसर पैट के ही एक सहकर्मी मिस्टर मैकडोनाल्ड ने इसकी रिपोर्ट देखी। इनकी रिपोर्ट देखकर उन्होंने इन्हें बुलाया कि इस रिपोर्ट में बताई गई औरत का हुलिया और पहनावा उसी जगह 8 साल पहले मरी मारिया से हूबहू मिलता है। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पैट के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ऑफिसर मैकडोनाल्ड उन पुलिस ऑफिसरों में से एक थे जिन्होंने इस घटना की तहकीकात की थी। 2 साल बाद एक और घटना घटी। एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम दावी था इसी रास्ते से होकर अपनी बाइक से गुजर रहा था। जब वो उस घटना स्थल के सामने से गुजरा तो उसने देखा एक औरत लिफ्ट मांग रही है। दावी को भी उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने अपनी बाइक धीमी की और उस औरत को पीछे बैठने का इशारा करते हुए अपना एक्स्ट्रा हेलमेट उसे दे दिया। उस औरत ने उस हेलमेट को पहना और पीछे बैठ गई। अभी कुछ दूर गए ही थे कि दावी को अचानक से पिछले टायर से झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई चीज टायर के नीचे से निकल गई हो। दावी ने बाइक को स्लो करके साइड किया। जैसे ही वो बाइक से उतरा उसने देखा पीछे कोई नहीं है। दावी हक्का बक्का रह गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने एक औरत को लिफ्ट दिया था। उसने देखा कि उसका हेलमेट भी पीछे बंधा पड़ा है। दावी बहुत डर गया। उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वो सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। वहां उसने पुलिस ऑफिसर पैट को सारी बात बताई। पुलिस ऑफिसर पैट ने अपनी फाइल से मारिया की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। उसे देखते ही दावी का रंग नीला पड़ गया। उसने कहा, यही है वो जिसे मैंने लिफ्ट दिया था। लिफ्ट मांगकर कार या बाइक में सफर करने वाली आत्माओं के किस्से तो हर देश में पाए जाते हैं। ये किस्से काफी एक जैसे ही होते हैं, जहां रात में कोई किसी से लिफ्ट मांगता है पर जगह पे पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं सड़क हादसे में मारे गए लोगों की ही होती है, जो सफर के दौरान अचानक से मौत के शिकार हो गए, और यही आत्माएं उस रोड पर अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए लोगों से लिफ्ट मांगती रहती हैं। मारिया के केस में भी शायद यही हुआ। जब मारिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब मारिया सो रही थी। मारिया को शायद ये पता भी नहीं चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और शायद इसलिए वो उस रास्ते पे लिफ्ट मांगती रहती है। मारिया का सिर उस दुर्घटना में काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। शायद इसीलिए उस राह से गुजरने वालों को उसका चेहरा कभी नहीं दिखता। मारिया के भूत को आखिरी बार सन 1984 में देखा गया था, और उसी साल एक और बड़ी घटना भी घटी थी। मारिया की मौत के बाद प्रिटोरियस ने फिर से शादी कर ली। किस्मत का खेल कहें या नियति, 1984 में प्रिटोरियस की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद मारिया के भूत को फिर से कभी नहीं देखा गया। मारिया शायद जिस सफर को पूरा करना चाहती थी अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद या जन्म से पहले क्या होता है। मारिया की कहानी बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली जरूर है, लेकिन हमें इस बात से सुकून जरूर मिलता है कि मारिया की आत्मा अब भटक नहीं रही, और इस दुनिया में ना सही किसी और दुनिया में वो दोनों एक साथ है।